Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. मैं पिंटू शेयर इंग्लिश फैकल्टी आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में खास आपके लिए कुछ खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके ग्रामर को और आपके स्पीकिंग स्किल्स को और बेहतर बनाने जा रहा है। तो आई थिंक मैं प्रतिदिन हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सिखाता हूँ, नई बातों को सिखाने की कोशिश करता हूँ और आप सही बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके इन नए पॉइंट्स को, नए स्ट्रक्चर्स को और ख़ास करके ट्रांसलेशन को सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। व्हेन यू स्पीक टू समवन then you also use the structure of tense and time and tense. Show all the structures of the tense and time and tense with your auxiliary verb, modal verb and non-finite. All are very useful for your daily life. So you careful today and I will teach you many important and very important questions, structures and example as today's class. तो बच्चों आज के इस क्लास में कुछ खास मतलब समझें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आज के क्लास में होने वाला है, क्योंकि ये सारा वर्ड्स आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। अंतर सिर्फ यही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आप जो वर्ड यूज करते हैं आप ये कभी अनुभव नहीं किए या आपको कभी बताया नहीं गया कि ये सारा जो आप स्पोकन स्किल्स का यूज करते हैं स्ट्रक्चर वो आपको नॉन फिनाइट का है। और नॉन फिनाइट में किसका है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। तो कल के क्लास में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का 3 अलग रूल बताया गया, उसके अलावा 3 अलग स्ट्रक्चर के साथ उसका एग्जाम्पल बताया गया जो काफ़ी बेहतर था। तो आई थिंक कल के क्लास से आपको तरह का नॉलेज मिला कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का कुछ रूल्स और बच गया था, उसी रूल्स को आज पूरा करना है। लेकिन कल की अपेक्षा आज का जो क्लास है वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है और ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए इस तरह के नए टेक्निक, नए स्ट्रक्चर्स और नए नॉलेज के साथ हमारे इस क्लास में, हमारे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें ताकि आज भी आपको नए स्ट्रक्चर सीखने को मौका मिल सके। तो चलिए बच्चों आज से शुरू करते हैं आज का यहाँ पर क्लास कि आज के क्लास में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 1 की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं कि अपने हेडिंग में जो दिया गया है नॉन फिनाइट का कौन सा क्लास है? नंबर 7। आप चाहें तो नॉन फिनाइट का लेक्चर 7 भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के इस लेक्चर 7 में आपको कौन से खास पॉइंट पर चर्चा करना है, उस पॉइंट को जरा यहाँ पर एक कंटेंट के रूप से समझ ले। तो चलिए कल जो बच्चों ने क्लास किया होगा, कल जो स्टूडेंट्स क्लास अच्छे से पढ़े होंगे वो फील किए होंगे कि पूरे पार्टिसिपल को 3 अलग भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें से पहला पार्ट आपका आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने कल के क्लास में आपको ये भी जानकारी दी थी कि पहले आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का सारा कंटेंट विथ स्ट्रक्चर, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, ये सारी बातों को काफ़ी डीपली और काफ़ी डिटेल्स में बताया जाएगा ताकि आपका नॉलेज और बेहतर हो सके। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जब तक प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म नहीं होगा तब तक पास्ट को और परफेक्ट पार्टिसिपल को टच नहीं किया जाएगा। तो कल के क्लास में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का 3 अलग नियम पढ़ाया गया था और उसी का कुछ हिस्सा, कुछ रूल्स आज के पार्ट में पढ़ाना है, आज के इस क्लास में आपको चर्चा करना है। तो चलिए आपका यहाँ पर जो कंटेंट है वो मैं समझा दूं कि आज का जो कंटेंट है वो आपका एक कंटेंट है जिसको मैं यहाँ पर रेड कलर के एक सर्कल में बंद करने जा रहा हूँ। ये देखिए आज का आपका जो क्लास है उसमें आपको एक कंटेंट पढ़ाना है जिसका नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या चीज पढ़ाना है वो जरा मैं आपको एक छोटे से एक हिंट में दे दूं, एक छोटे से कंटेंट में बता दूं। यहाँ देखें आपको एक एरो दिया गया पर 3 एरो। यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा आज रूल नंबर 4।
उसके अलावा पढ़ाया जाएगा आपको रूल नंबर 5 और आज भी पढ़ाया जाएगा आपको रूल नंबर 6। यानी कहने का मतलब कि ये 3 जो रूल है इसमें आपको 2 अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहले तो लिखाया जाएगा आपका स्ट्रक्चर और उसके बाद बताया जाएगा आपका एग्जाम्पल। तो ये है आज के इस क्लास का एक शॉर्ट समरी कि आज आपको कैसे कैसे पढ़ना और कितना टॉपिक पढ़ना है। कल के क्लास में आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर 1, 2 और 3 अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो आज के इस क्लास में प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही रूल नंबर 4, 5 और 6 जो कल के क्लास में पूरा नहीं हो चुका था वो आज के क्लास में पूरा करना है, आज के क्लास समझाना है। तो आज के क्लास में आपको रूल 4, 5, 6 पढ़ाया जाएगा जिसमें सबका स्ट्रक्चर और सबका अलग अलग तरीके का नया नया एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। वो सारा एग्जाम्पल आपके नॉलेज को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो चलिए बच्चों, इस क्लास में आज यहाँ से शुरू किया जाता है रूल 4, 5, 6 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ खास जानकारियां देना चाहता हूं आप बच्चों को जो आप सभी केयरफुली ध्यान देंगे। पहला नोटिस, पहला इंफॉर्मेशन ये है कि आज के क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा रूल नंबर 5 और 6 वो मुख्य रूप से काफ़ी वीवीआई होने वाला है। तो आप रूल 4, 5 को अभी से ही वीवीआई समझ के पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि आपका एक टर्म होता है पढ़ने का कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज। एज यू हियर अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज, नो आई टेल यू अबाउट दैट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस का हिंदी होता है वाक्यों को जोड़ना, वाक्यों को कंबाइन करना। यानी आपके पास कम से कम दो अलग अलग वाक्य दे रहेंगे या 2 से अधिक भी रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको केवल 2 वाक्यों का पैटर्न बताऊंगा जो आपको सीखना है। तो इस पैटर्न की जानकारी मैं यहां पर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे आपको सिलेबस में आपको एक पढ़ाना है चैप्टर, 2 चैप्टर पढ़ाना अलग अलग। जो आपके शुरू क्लास में जब बताया गया था सिलेबस, उस सिलेबस में लिखाया गया था एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेज पहला चैप्टर, और दूसरा बताया गया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं क्या, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो कंबाइन कहिए या सिंथेसिस कहिए, इसका मतलब होता है जोड़ना यानी ऐड करना। इसमें नियम क्या है जरा पहले नियम सीख लीजिए। हालांकि ये जो नियम है वो मुख्य रूप से आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन ये टर्म यहां पर आ गया तो मैं आपको यहां पर इन शॉर्ट समझा देता हूं कि आपको यहां पर करना क्या है। हाँ, इस चैप्टर में मैं आपको उतनी जानकारी दे दूंगा जितना कि आपको इस चैप्टर में जरूरत है और जितना की सहायता से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से मेरी बातों को, उसके बाद मैं रूल नंबर 4 की ओर बढ़ूंगा क्योंकि रूल 4 में जो कंटेंट है, जो कंडीशन आने वाले हैं, उसके लिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझना जरूरी है। तो चलिए पहले समझा जा रहा। नियम कहता है कि अगर किसी वाक्य में 2 अलग अलग सेंटेंस हो, ठीक है, अगर किसी वाक्य में 2 अलग अलग सेंटेंस हो तो दोनों सेंटेंस को जोड़ करके यानी ऐड कर करके दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक करना होता है। इसी प्रोसेस को हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज या सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के नाम से जानते हैं। ये तो अपना डेफिनेशन हो गया, लेकिन इसमें रूल कैसे अप्लाई करना है ये हमें सीखना है मेनली। तो रूल कैसे अप्लाई करना है जो मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, सुनिए। अगर एक सेंटेंस में एक व्यक्ति यानी एक सब्जेक्ट दिया गया है और वही सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में भी है, अर्थात वाक्य कहने का मतलब यह हो गया कि अगर एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 अलग अलग काम हो, ठीक है, एक ही व्यक्ति द्वारा कितना 2 अलग अलग काम, तो इन कामों को 2 अलग अलग सेंटेंस में प्रस्तुत किया जाता है और उसी दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक करना होता है। ठीक है, वाक्य रहेगा 2 और उसको जोड़कर क्या करना है 1। तो जैसे एक करेंगे तो उसके लिए हमको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का रूल अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 2 सब्जेक्ट को नहीं बल्कि एक ही सब्जेक्ट को एक बार लिखना पड़ता है। जैसे ऐसे समझिए, राम मेरा भाई है, एक सेंटेंस, राम 5वीं क्लास में पढ़ता है, 2 सेंटेंस। ये दोनों को आपको जोड़ करके एक करना है। तो ध्यान दीजिए कि राम मेरा भाई है तो राम का प्रयोग एक बार हुआ, राम 5वीं क्लास में पढ़ता है तो राम का प्रयोग कितने बार हुआ 2 बार हुआ। तो जब सेंटेंस को जोड़ करके एक करेंगे तो 2 बार राम लिखने से बेहतर है कि राम की संख्या कितनी बार हो जाए 1 बार हो जाए और अर्थ भी वही रह जाएगा।
इसी प्रोसेस को आज के रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 में हमको सीखना है। तो चलिए यहां शुरू करते हैं, रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के इस क्लास में कौन कौन से बच्चे कितना अचीव कर पाते हैं, कितनी जानकारी हमसे ले पाते हैं, क्योंकि आज का क्लास आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहां शुरू करते हैं आज के क्लास की ओर और चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। यहां देखिए आप अगर स्क्रीन पे 2 लाइन का एक रूल लिखा गया है जो कि रूल नंबर आपका 4 है। इस रूल नंबर 4 को कैसे समझना है उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि पेशेंस, ओके, पेशेंस मतलब धैर्य, कहते हैं साहस, हिम्मत। पेशेंस ही एक ऐसा चीज है जो इंसान को किसी भी दुख से, मुसीबत से, परेशानी से आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। तो चलिए उसी पेशेंस के साथ आप सभी बच्चे बैठे रहें, वीडियो को देखते रहें, क्लास को करें और मैं जो बोलने जा रहा हूं उस बात को, उस रूल को ध्यान से सुने। अगर आप इस पॉइंट को समझ लेते हैं, रूल नंबर 4 को, तो रूल 5 आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। सो केयरफुल माय स्टूडेंट्स एंड वॉच द रूल नंबर 4। यहां देखें, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4 इट इज सेड दैट व्हेन ए सब्जेक्ट, क्या कह रहा है कि जब एक कर्ता कंप्लीट्स, पूरा करता है कितने काम, तो कह रहा है कि 2 डिफरेंट वर्क्स, मतलब 2 अलग अलग काम, इन 1 टाइम, कितने समय में, एक समय में। तो इस तरीके से आप अगर हिंदी करते हैं आप मेरे साथ साथ, तो आपको 2 फायदा। पहला फायदा ये कि आप प्रत्येक रूल्स को एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाएंगे, जो आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही शानदार मेथड है, एक ऐसा मेथड जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप ना सिर्फ इंग्लिश में, वैसे बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहे हैं, वहां पर भी आपको क्वेश्चन को समझने में, थ्योरी को समझने में यही टेक्निक आपको वहां पर काम देगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश की सहायता से आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टर्म को भी आप वहां पर हिंदी करके समझ सकते हैं, अगर इस तरह का मेथड आप अप्लाई करते हैं तब। मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि आपको मैं हर तरीके से इतना कोशिश करूंगा कि हर बच्चे में, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन में नए स्टूडेंट्स हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स आर सेम फॉर मी। मैं हर स्टूडेंट्स को यही शिक्षा देना चाहता हूं कि कम से कम जो इंग्लिश हमसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर हो या ग्रामर हो, आप इतना सीख लें कि आपको किसी भी फील्ड में इंग्लिश में कम से कम दिक्कत ना हो। तो यहां से अगर आप हिंदी करना सीखते हैं मेरे साथ, तो आपको यही टर्म, यही टॉपिक, यही मेथड आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, अगर आप इंग्लिश वर्जन यूज करते हैं तो वहां पर काफी हेल्पफुल होगा। ओके, अब मैं चर्चा करता हूं दूसरे पॉइंट का, जो समझा रहा था कि इस तरह से तोड़ के पढ़ने से क्या होता है कि समझ में आता है बेहतर, और हिंदी करने के लिए भी आपको सीख लेंगे। तो हिंदी बहुत जरूरी है। आप इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं ये मायने तो है, लेकिन उसका हिंदी अर्थ क्या होता है ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। ओके, तो चलिए देख रहे हैं क्या कह रहा है कि इन 1 टाइम, मतलब कितने समय में, एक समय में। देन द फर्स्ट वर्क, मतलब पहला काम, इज इन प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को यहां चाहे तो हम V4 से भी दर्शा सकते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल। आज के क्लास के अनुसार ये पहला रूल है, लेकिन कल का क्लास अगर जोड़ा जाए तो रूल नंबर कितना है, 4 है। चलिए इसका हिंदी किया जाए, सिंपल सा हिंदी है, आप ध्यान से सुने। करा व्हेन ए सब्जेक्ट कंप्लीट्स 2 डिफरेंट वर्क, जब कोई एक व्यक्ति, अर्थात एक सब्जेक्ट, अब उसे सब्जेक्ट बोलिए या व्यक्ति बोले या नाउन बोले, बात आपका एक ही है। तो कह रहा है जब कोई कर्ता 2 अलग अलग कामों को पूरा करता है, ठीक ना, यानी एक व्यक्ति के द्वारा 2 अलग अलग काम पूरे हो और एक ही समय में पूरे हो, ठीक ना, एक ही समय में पूरे हो, तो जो पहला काम होगा उस काम को हम V4 की सहायता से बनाएंगे, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से बनाएंगे। दिस इज द बेस्ट रूल ऑफ योर टॉपिक। चलिए एक बार फाइनली आपको हिंदी कर दिया जाता है, ध्यान से सुन ले।
अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक ही समय में दो अलग अलग काम हो, एक व्यक्ति एक समय और दो अलग अलग काम, तो ऐसे हालात में, ऐसे कंडीशन में जो पहला काम होगा उसके लिए आपको V4 अप्लाई करना है, मतलब प्रेजेंट का पार्टिसिपल अप्लाई करना है, और जो दूसरा काम होगा उसको आपको अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार जैसा इच्छा रहे, जैसा क्वेश्चन रहे, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे पार्ट को रख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। दिस इज द रूल नंबर 4। कैसे? तो जरा रूल से नहीं समझ में आता है तो आप एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो मेरा ये कोशिश यही रहेगा कि आपको बाय डेफिनेशन, बाय स्ट्रक्चर एंड बाय एग्जाम्पल, और लास्ट में ये 3 ऑप्शन अगर नहीं काम किया तो आपके लिए छोटा सा बॉक्स, मतलब ट्रिक या नोट, ये भी आपके लिए तैयार रहता है। तो आपको तरह तरह से पढ़ाया जाता है ताकि आप इस क्लास में सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे आपको इतना शिक्षा मिल जाए, इतना नॉलेज मिल जाए कि आप किसी टर्म को लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, जो आपको अच्छा लगे वहां से आप समझ सकते हैं। ये सारा पैटर्न आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है ताकि आप कुछ नया चीज सीख सके, आपको लगे कि हाँ इंग्लिश कुछ पढ़े तो मेरे अंदर कुछ जानकारी आई। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि पहले आपका स्टार्टिंग क्या रहेगा, V4 से। ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि सेंटेंस को यहाँ पर कंबाइन करना है जी, यानी सेंटेंस रहेगा क्वेश्चन दो अलग अलग पार्ट में और दोनों को जोड़ करके, ठीक ना, जोड़ना मतलब कंबाइन करना, दोनों कंबाइन करके एक लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का प्रयोग हम चाहें तो बीच में कर दें, गलत नहीं होगा। और वही पैटर्न सबसे सॉलिड पैटर्न होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस का। तो देखिए पहले क्या करना है आपका, V4 स्टार्टिंग करना V4 से। तो V4 आपका क्या हो गया जी, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। उसके बाद डालना है क्या, ऑब्जेक्ट। उसके बाद डालना है आपका सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का एक ही सब्जेक्ट रहेगा, उसी को रखना है बीच में। बीच में इसलिए रखना है ताकि सेंटेंस 1 को और सेंटेंस नंबर 2 को, दोनों को वो बैलेंस कर सके। जैसा आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में 10 में कि बैलेंस द इक्वेशन को बैलेंस करे। तो आप अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री आप देखे होंगे कि बैलेंस करने के लिए कभी किसी डिजिट को आगे पीछे जोड़ना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पर सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को आपस में बैलेंस करने के लिए बीच में सब्जेक्ट को रखा जाता है ताकि वो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस दोनों के बीच में एक सही रिलेशनशिप बना सके। ओके, ऐसे वो आपको एग्जांपल में समझ में आएगा। फिलहाल स्ट्रक्चर की ओर फोकस करें। फिर क्या देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी बात कि आज के जो रूल नंबर 4 पढ़ाया जाएगा और 5 पढ़ाया जाएगा और 6 पढ़ाया जाएगा, 3 अलग अलग रूल। तीनों रूल्स में एक बात कॉमन है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको पास्ट इंडेफिनिट अर्थात V2 के रूप में पूछा जाता है। हालांकि आप चाहें तो टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टेंस में इसको रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब 99% जो केसेस होते हैं, जो 99% क्वेश्चंस होते हैं, वो मुख्य रूप से पास्ट के इंडेफिनिट अर्थात V2 के रूप में होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ देखें इस पैटर्न को, जिसको मैं यहाँ पर एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं। जिन बच्चों ने टेंस को मेरे साथ पढ़ा होगा, मेरे यहाँ क्लास किया होगा, वो समझ रहे होंगे कि ये जो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे मैंने रेड कलर के एक बॉक्स में बंद कर दिया, ये मुख्य रूप से आपका देखा जाए तो पास्ट में किसका है जी, तो तुरंत आप बोलिएगा क्या कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो मैंने भी क्या बोला कि रूल नंबर 4, 5 और 6 के अनुसार मुख्य रूप से आपको क्या डालना है, पास्ट का इंडेफिनिट। ओके, हालांकि आपका इच्छा हो कि नहीं हमें डालना है फ्यूचर में या प्रेजेंट में या पास्ट के किसी और में, तो आप वहां भी रख सकते हैं, गलत आपका नहीं होगा। लेकिन जो अगला पार्ट होगा वो हमेशा V4 होगा। किस रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। इस स्ट्रक्चर को कैसे समझा जाए कि आपका नॉलेज और बेहतर हो जाए, क्लियर हो जाए रूल और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और इस क्वेश्चन को देखें जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको, ये कैमा क्वेश्चन हो गया जी पहला क्वेश्चन, और यहाँ शो कर दूँ ये कैमा क्वेश्चन हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तो मुख्य रूप से ये जो क्वेश्चन है आपको 2 अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछता है।
पहला पूछेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज, या कर देगा कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी दिए गए वाक्यों को जोड़ें। तो यहां जो आपको दो एग्जांपल दिया गया है वो इसी पैटर्न पे है कि दिए गए दो वाक्यों को जोड़े। लेकिन दूसरा पैटर्न क्या है, सुन लीजिए कि दूसरा पैटर्न अगर पूछता है ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो डायरेक्टली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऊपर में, यहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी मेथड से पूछे, आपका पैटर्न, आपका मेथड एक है, बस बताए गए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें और उसी कॉन्सेप्ट से अब क्वेश्चन कंबाइन करना पूछता है तो ही बनेगा, और ट्रांसलेशन पूछता है तो ही बनेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आई रिपीट दिस टॉपिक। अगर क्वेश्चन पूछता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज, तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को समझना होगा। और अगर क्वेश्चन पूछता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो यहां देख रहे हैं स्ट्रक्चर, डायरेक्टली इसी स्ट्रक्चर को आप फोकस करेंगे और इसी के अनुसार आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि दोनों एक ही पैटर्न है, सिर्फ कहीं पर ट्रांसलेशन बनेगा तो कहीं पर कॉम्बिनेशन होगा। तो जो स्ट्रक्चर से आप ट्रांसलेशन बनाइएगा उसी स्ट्रक्चर से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस भी बनाना होगा। कैसे, तो चलिए जरा देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुने और जिसे मैं पढ़ रहा हूं अपने स्क्रीन पर उसको देखें। अमित जंप्ड अप, यहां देखिए तो जंप्ड किस रूप में है जी, तो जंप्ड यहां पर आपको दिया गया है V2 ग्रुप में, यानी पास्ट का इंडेफिनिट। तो पहला वाक्य क्या हो गया, पहला हो गया अमित जंप्ड अप, हिंदी क्या हो जाएगा, अमित उछला या अमित कूदा, दो हिंदी, अमित उछला या अमित कूदा, फुल स्टॉप। यहां फुल स्टॉप कहने का मतलब हो गया कि दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है। उसी में पढ़ते हैं ही रैन अवे, यहां देखिए तो रैन भी क्या आपका है जी, V2 है। अभी मैंने चर्चा किया था कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको V2 ग्रुप में ही रहता है और वही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आपको देखिए तो क्वेश्चन एक, लेकिन क्वेश्चन कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में, समझ रहे ना, क्वेश्चन कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट क्या हो गया कि अमित जंप्ड अप, अमित उछला। दूसरा पार्ट क्या है, ही रैन अवे, वह भाग गया। अब जरा गौर करिए ध्यान से मेरी बातों पर, वह भाग गया, तो वह मतलब यहां पर कौन है जी, ही। तो ही कौन है यहां पर, बताइए, ही कौन। तो आप पढ़े होंगे पहले प्रोनाउन, तो अमित यहां पर जब सब्जेक्ट हुआ तो अमित का जो प्रोनाउन है वो कौन है, ही। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि अमित ही उछला और अमित ही भागा, में अमित ही उछला और अमित ही भागा। तो कहने का मतलब देखें तो यहां पर नाम लिखे हैं अमित एक बार, आगे में लिखा गया है, और दूसरे पार्ट में क्या है जी, ही। तो ही जो यूज आया है वो किसके लिए आया है, अमित के लिए आया है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि अमित जंप्ड अप, पहला पार्ट फुल स्टॉप, फिर लिखते क्या कि ही अमित रैन अवे, अमित भाग गया, दूसरा पार्ट। तो यहां देख रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं कि व्यक्ति एक, समय भी एक, और काम कितना, काम 2। तो पहला काम क्या है जी, उछलने का या कूदने का, और दूसरा काम क्या है, भागने का। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको यह देखना होगा कि कौन सा काम पहले हुआ। जो काम पहले होगा उसे V4 में रखेंगे और जो काम बाद में होगा उसे सेम टू सेम रखेंगे जैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो यहां आप देख रहे हैं कि पहले अमित भागा तब कूदा या पहले कूदा तब भागा। तो आपके मुंह से जवाब निकलेगा कि नहीं सर, अमित पहले उछला यानी कूदा तब भागा। तो देख रहे हैं कि यहां पर जो पहला पार्ट है वो काम पहले हो रहा है और दूसरा पार्ट है जो काम बाद में हो रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम उलट के भी लिख सकते थे कि पहले क्या रहता, अमित रैन अवे फुल स्टॉप, फिर रहता ही जंप्ड अप फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन आगे से पीछे रहे या पीछे से आगे रहे उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले हुआ। तो जो काम पहले होगा वो हमेशा V4 से स्टार्ट करेंगे और जो काम बाद में हुआ वो सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही रखेंगे, और इसी मेथड से आपको सेंटेंस को कंबाइन करना पड़ता है। दिस इज द बेस्ट रूल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ योर सेंटेंसेस। चलिए देखिए यहां पर आंसर क्या होगा जो, तो आंसर देखने के लिए आप यहां समझे पहले कि ये जो अमित है इसको यहां पर से आप हटा दीजिए, क्योंकि आप यहां देखा स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका स्टार्टिंग किससे कर रहा है, V4 से, जिसमें रेड डीप रेड से यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, आप हमें देख रहे हो स्क्रीन पर क्या है जी कि डीप रेड से जिसे मैंने अंडरलाइन किया वो क्या है, V4। तो V4 किसका, पहले बाग का कि दूसरे बाग का, पहले काम का। तो पहला काम क्या हुआ, उछलने का। तो उछलना का मीनिंग क्या है, जंप्ड, V2 ग्रुप में। उसे क्या करेंगे, पलट देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 के रूप में। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, जंपिंग अप। दिस इज द फर्स्ट पार्ट अंडर फर्स्ट वर्ब, जंपिंग अप। अब जब सेंटेंस को हम जोड़ कर एक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां जब फुल स्टॉप है वो हट करके मतलब 20 से हट कहां चल जाएगा, सबसे लास्ट में। क्योंकि अगर बीच में पड़ता है फुल स्टॉप तो वाक्य की संख्या फिर 2 हो जाएगी, और हमको करना क्या है कि 2 को जोड़ करके एक करना है। समझ रहे हैं पॉइंट को, कि 2 को जोड़ क्या करना है, एक करना है। तो 20 से जो फुल स्टॉप है उसे हटा करके सबसे लास्ट में करना होगा। क्या देखे तो अमित जंप्ड अप को मैंने क्या किया कि अमित को फिलहाल छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू अप्लाई कीजिए स्ट्रक्चर, पहले कह रहा क्या, V4। तो जंप्ड था उसको कौन सी पलट दिए, जंपिंग में, V4 हो गया। प्लस ऑब्जेक्ट, अब क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट प्लस क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को और एग्जाम्पल के आंसर को। तो पहले कह रहा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, ही भी है और अमित भी है। लेकिन बताइए ही लिखना बेहतर रहेगा कि अमित लिखना बेहतर रहेगा। अगर आप ही लिखते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है कि वो लड़का कौन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अमित के बारे में। तो यहां पर अमित लिखना ज्यादा बेहतर है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हम यूज कर दिए, अमित। अब कर रहा है V2, तो देख रहे रैन, रैन पहले से मेरा V2 है तो रैन हो गया, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या जी, अबे, तो हो गया अबे। दिस इज द फाइनल आंसर। यानी समझ लीजिए क्वेश्चन कह रहा था कि अमित जंप्ड अप, अमित उछला, फुल स्टॉप, ही रैन अवे, वह भाग गया। एक व्यक्ति के द्वारा 2 काम हुआ और समय एक ही था। इसको कंबाइन कैसे कर दिए, जंपिंग अप अमित रैन अवे। यानी हिंदी क्या हो गया इसका जी, तो हिंदी हो गया उछल कर अमित भाग गया, या कह सकते हैं कूद कर अमित भाग गया। तो 2 अलग अलग सेंटेंस को हम एक ही में ऐड कर दिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज। अब सवाल रहा, ये तो कॉम्बिनेशन का हो गया। अब सवाल रहा ये कि आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछता है, जैसे हिंदी में ऐसे पूछा कि होमवर्क पूरा करके मैं स्कूल गया, ठीक ना, होमवर्क पूरा करके मैं स्कूल गया। तो वो ही बनेगा इसी मेथड से जो आपको स्ट्रक्चर में दिया गया है कि पहले V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर V2 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो है ना आसान। चलिए इस आसान को और आसान करने के लिए और समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चले कि कैसे सेंटेंस को एक तरह से कंबाइन किया जाता है। यहां देखें, चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन करा है कि द क्रिमिनल यानी अपराधी, जो कि एक सब्जेक्ट है, क्रिमिनल ओपेंड मतलब खोला, जो कि V2 है, ओपेंड द ड्रावर। समझो ड्रावर, ड्रावर मतलब होता है दराज, जो कि आपको टेबल के नीचे खींचते हैं इस तरह से, जिसमें कुछ पेन पेंसिल कॉपी रखा रहता है, उसके होता है दराज। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या होता है, ड्रावर। तो पहला पार्ट क्या हो गया कि द क्रिमिनल ओपेंड द ड्रावर। हिंदी क्या हो जाएगा जी, अपराधी ने दराज को खोला। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आगे पढ़ा जाए क्वेश्चन। फिर कह रहा है ही, तो देखिए तो ही किसके लिए आया, द क्रिमिनल के लिए आया। फिर कह रहा है ही टूक आउट। टूक आउट इज ए फ्रेज विच हिंदी मीनिंग इज बाहर निकालना। टूक आउट का हिंदी क्या होता है जी, बाहर निकालना। टूक आउट ए पिस्टल, जिसे आप हिंदी में पिस्तौल कहते हैं ना, ढिचकियों ढिचकियों, पिस्तौल, पिस्तौल, जिसको कि इंग्लिश में पिस्टल, PISTOL, पिस्टल लिखा जाता है, जिसे हिंदी में हम पिस्तौल कहते हैं। अब समझिए फाइनल हिंदी। अपराधी दराज खोला, पहला वाक्य, फुल स्टॉप। फिर उसने, मतलब किसने, अपराधी ने, उसने एक पिस्टल बाहर निकाला। दिस इज द सेकंड पार्ट। अब जरा हिंदी यहां पर गौर करिए कि पहले दराज खोला तब पिस्टल निकाला, या पहले पिस्टल निकाला तब दराज खोला। तो आप जाहिर सी बात है बोलिएगा कि सर बिना दराज खोले तो पिस्टल निकलेगा नहीं। बस इसी टेक्निक को, इसी मजाक को आपको यहां पर सीखना है एक नियम के अनुसार। तो आई थिंक एक फन के अनुसार सीखना, एक थ्योरी के अनुसार सीखना और साथ में प्रैक्टिकल होना, ये और बेहतर होता है। तो यहां पर क्या हो गया कि पहले दराज खोला गया, दिस इज द फर्स्ट वर्क। आफ्टर देन क्या हुआ कि पिस्तौल को निकाला गया। तो पिस्तौल हो गया कौन सा निकालना, दूसरा काम।
तो मैंने क्या बताया, कंबाइन करने के लिए जो काम पहले उसको V4 में रखना है। तो देखिए, तो पहले काम का वर्ब क्या है जी, ओपेंड, तो ओपेंड का V4 क्या बन जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया, ओपनिंग, तो यहाँ क्या कर देंगे, ओपनिंग। फिर क्या करा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द ड्रावर, तो क्या हो गया, ओपनिंग द ड्रावर, यानी दराज को खोलकर, क्या हो गया, दराज को खोलकर या दराज को खोल के। फिर जो पिछला पार्ट का क्या था सब्जेक्ट, द क्रिमिनल, इसी सब्जेक्ट को आपको यहां पर शो करना है। और पिछला पार्ट क्या था कि टूक आउट ए पिस्टल, तो टूक आउट पिस्टल में किसी तरह कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो क्या हो गया कि सेम टू सेम दिए, टूक आउट ए पिस्टल, तो क्या हो गया, ओपनिंग द ड्रावर द क्रिमिनल टूक आउट ए पिस्टल, दराज खोल करके अपराधी ने एक पिस्तौल बाहर निकाला। तो यहां भी आपको वही रूल अप्लाई किया गया है कि जो काम पहले किया गया उसको V4 रखा गया और जो काम बाद में था उसको सेम टू सेम उतार दिया गया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ टुडेज क्लास, दिस इज अ लॉन्ग मेथड। ये जो आपको बताया गया एक लॉन्ग मेथड से बताया गया, लेकिन क्लियरली आपको समझा दिया गया, पहले डेफिनेशन, फिर स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल को। लेकिन जिन बच्चों को अभी भी कुछ सस्पेंस है, मन में कोई शंका है, संदेह है, तो मन में शंका नहीं रखिए, क्योंकि यही शंका संदेह आपको छोटा सा है ना, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, कंसिस्टेंटली बढ़ेगा और वो बढ़ने के साथ साथ आपके प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आए, इसी कारण मैंने लॉन्ग मेथड के अलावे एक छोटा सा बॉक्स, जो ट्रिक कहिए या नोट कहिए या शॉर्ट मेथड कहिए, उसको मैं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए, जिन बच्चों को लॉन्ग समझ में आ गया वो भी शॉर्ट मेथड को आसानी से समझे। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 4 का एक शॉर्ट मेथड की ओर, जिसे नोट में एक बॉक्स में आपको देने जा रहा हूं। इस बॉक्स को आप अच्छे तरीके से नोट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो रूल नंबर 4 को शॉर्ट तरीके से समझना है, तो जो दिए गए बॉक्स है, जो दिया गया नोट है, इस नोट में मैं क्या लिखने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक से देखेंगे। चलिए, इस नोट को हम चाहें तो यहां पर ट्रिक, ठीक है, TRICK, ट्रिक के नाम से भी शो कर सकते हैं। ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, नोट बोले चाहे ट्रिक बोले। तो आसानी से सीखना है, क्विक सर्विस देना है आपको, एकदम होता है कंपटीशन का रूल कि क्वेश्चन देखे आंसर मार दिए, क्वेश्चन देखे आंसर मार दिए। तो कंपटीशन के बेसिस के लिए हिसाब में रखते हुए मैंने आपको ऐसा दिया कि आपको शॉर्ट मेथड भी पढ़ा रहा हूं अभी से ही, ताकि आपको कंपटीशन की तैयारी अभी से ही होता रहे। चलिए, यहां सीखना है क्या है रूल नंबर 4 का, तो देखें। चलिए, यहां मैं हेडिंग दे देता हूं, सबसे पहले रूल नंबर 4। इसको सीखने का सबसे सॉलिड, सबसे छोटा तरीका जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि वन सब्जेक्ट प्लस कितने काम, तो 2 काम, तो इसको 2 वर्क्स लिख सकते हैं। अब प्लस कितना टाइम जी, तो 1 टाइम। दिस इज द शॉर्ट मेथड ऑफ योर रूल नंबर 4। चलिए, मैं इसे एक लाइनिंग की सहायता से अंडरलाइन कर देता हूं। यह हो गया रूल नंबर 4 का मेथड कि क्या देख रहे हैं अपना स्क्रीन पे कि सब्जेक्ट की संख्या कितना, 1, काम की संख्या कितना, 2, और समय की संख्या कितना, 1। यानी एक व्यक्ति के द्वारा एक ही समय में 2 अलग अलग कामों का होना। तो इस काम को कैसे बांटना है वो जरा समझ लीजिए। तो मेनली फोकस करना है हमको काम को। तो काम कितना हो रहा है जी, 2 काम। तो एक जो हो रहा है फर्स्ट वर्क, जिसे मैं आगे शो करता हूं, और दूसरा जो हो रहा है वो कौन सा है, सेकंड वर्क। चलिए, साथ में वर्क लिख दीजिए और बेहतर रहेगा आपके लिए। तो पहला हो गया फर्स्ट वर्क और दूसरा आपका हो गया क्या, सेकंड वर्क। जो काम आगे होगा, यानी जो काम पहले होगा उसे फर्स्ट वर्क कहेंगे, जो काम बाद में होगा उसे सेकंड वर्क कहेंगे। क्वेश्चन कैसे भी रहे उसे आपको मतलब नहीं है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है ट्रिक है, जो पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट है, आप उसको ही फॉलो करेंगे, ना कि किसी और ट्रिक्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा भी रहता है कि दूसरे काम को आगे लिखते हैं और अगले काम को पीछे लिखते हैं, लेकिन आंसर जब सेट करेंगे तो आंसर में जो काम पहले होगा वो आगे रहेगा, जो काम बाद में होगा वो सेम टू सेम पीछे रहेगा। ओके, यहां देखें फर्स्ट वर्क जो है, ठीक है ना, एक हो गया आपका फर्स्ट वर्क जो काम पहले होता है, एक हो गया सेकंड वर्क। तो करना को क्या है
कि फर्स्ट वर्ग को हमेशा रखना है V4 की सहायता से और जो सेकंड वर्ग है उसे रखना है V2 से, या कह सकते हैं सेम सेंटेंस, अर्थात सेम सेंटेंस कहने का मतलब हो गया कि जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा। दिस इज द सॉलिड ट्रिक या सॉलिड नोट्स ऑफ योर रूल नंबर 4। इससे आसान तरीके से आपको इस रूल को सीखने का मौका कहीं और नहीं मिलेगा। ये रूल जिसे मैंने आपके लिए खास बनाया है, इस रूल पर आप विशेष फोकस करेंगे। तो आई थिंक ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वर्ग हमेशा V4 और सेकंड वर्ग हमेशा V2, या V2 के अलावा जो टेंस रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, लेकिन फर्स्ट वर्ग हमेशा V4 चाहिए। दिस इज द नोट नंबर फर्स्ट। तो आई थिंक रूल 4 आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो ये था आज के क्लास का टॉपिक नंबर फर्स्ट। चलिए ये टॉपिक में मैं टिक मारता हूं पहले पेज की ओर जाकर के फिर से कि आज का ये टॉपिक जो है फिनिश हो गया। तो यहाँ देखिए रूल 4 जिसके मैं टिक मार देता हूं, ये आपका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल दोनों के साथ हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर और चलते हैं रूल नंबर 5 में और सीखते हैं कुछ नया ट्रिक्स, कुछ नए एग्जाम्पल जो कि रूल नंबर 5 के लिए अप्लाई करना है। यहाँ देखें, तो पहले जरा रूल नंबर 5 को पढ़ा जाए, उसके बाद इसका हिंदी करेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर को और एग्जाम्पल को समझाएंगे। चलिए यहाँ कह रहा है इफ मतलब यदि या फिर काश। इफ द गिवन सेंटेंस हैज, यानी दिए गए वाक्यों में टू डिफरेंट वर्क्स, दो अलग अलग काम, बट द सेकेंड वर्क, लेकिन दूसरा काम, इज डिपेंडेड ऑन, निर्भर करता हो, ऑन द फर्स्ट वर्क, लेकिन दूसरा काम क्या है कि पहले काम पर निर्भर करता हो, देन बी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मीन्स कि V4 विथ सेकेंड वर्क। दिस इज द रूल नंबर 5। कैसे जरा समझ लीजिए, हिंदी सुनिए ध्यान से। यदि किसी सेंटेंस में दो अलग अलग काम दिया गया हो, ठीक ना, अगर किसी वाक्य में दो अलग अलग काम दिया गया हो और दूसरा काम जो दूसरा काम है वो पहले काम पर निर्भर करता हो, यानी कहने का मतलब कि जब तक पहला काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा। इसे क्या बोलते हैं कि लेकिन दूसरा काम पहले काम पर निर्भर करता हो, तो दूसरे काम के साथ हमेशा हम V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे आप बच्चे में से बहुत से बच्चों ने बिना मैट्रिक एग्जाम पास किए 11th या 12th में आप नहीं पहुंच पाए, ये इस बात को आप मानते हैं, जो बिल्कुल सही है। चलिए मुझे आप ये बताइए कि आपका पहले रिजल्ट आ जाता है या आप पहले एग्जाम देते हैं? बोलिए। तो आपके मुंह से यही जवाब निकलेगा, आप हमें कमेंट भी करिएगा तो यही कमेंट कीजिएगा कि पहले एग्जाम देते हैं तब जाकर आपका रिजल्ट आता है। यानी एग्जाम देना पहला काम, उसके बाद में रिजल्ट आना दूसरा काम। तो आप मुझे ये बताइए कि रिजल्ट जो आया वो किस पे डिपेंड किया? आपके एग्जाम देने पे। आप कहते हैं ना कि हाँ नंबर मेरा ज़्यादा आया, नंबर कम आ गया, नंबर कुछ कट गया। तो नंबर का कमना, बढ़ना या कट जाना ये किस पे डिपेंड करता है जी? तो आपके एग्जाम के पैटर्न पे, आपके लिखने का स्टाइल पे। इट मीन्स कि यहाँ से आप कंफर्म हो गए हैं कि रिजल्ट जो है वो हमेशा मेन वर्क पर काम करता है। जब तक मुख्य काम होगा नहीं आपका रिजल्ट होगा नहीं। उसी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लिया एग्जाम का और रिजल्ट का, कि जब तक आप एग्जाम नहीं देते हैं तब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। उसी मेथड के अनुसार मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में दो अलग अलग काम हो, लेकिन जो दूसरा काम है वो हमेशा पहले काम पर निर्भर करता हो, ऐसी परिस्थिति में जो दूसरा काम होगा, मतलब जो निर्भर करने वाला काम होगा, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखेंगे या V4 की सहायता से बनाएंगे। दिस इज द रूल नंबर 5। चलिए मान लिया जाए कि आपको इस तरह से पढ़ने में समझ में नहीं आया, तो चलिए आपके लिए स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है और शॉर्ट मेथड भी है। इसी कारण मैं क्लास के शुरू में ही बताता हूं कि आप क्लास के मेरे साथ अंत तक बने रहें, ताकि आपको नया नया चीज हर क्लास में, हर चीज लेसन में आपको सीखने को मिल सके। तो चलिए जिसको रूल नंबर 5 अभी भी कंफ्यूजन है, चलिए बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की ओर। यहां देखिए आपका स्ट्रक्चर हो गया हाजिर। अब देखिए जरा गौर कीजिए,
रूल 4 में भी यही स्ट्रक्चर था, रूल 5 में भी यही स्ट्रक्चर है, लेकिन अंतर क्या, जरा ध्यान दें। अंतर यह है कि रूल 4 में V2 पीछे था, V4 आगे था, और रूल 5 में क्या देख रहे हैं जी कि V2 आगे है और V4 पीछे है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि V2 जो है वो पहला काम है और उसी पर V4 जो पिछला काम है वो डिपेंड करता है। तो रूल के अनुसार यहां पर स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दिया गया। रूल 4 का स्ट्रक्चर नियम कुछ और था, तो V4 था आगे, V2 था पीछे। लेकिन भी रूल 5 में कहता है क्या है कि जो काम मेन रहेगा उसको आगे रखना है और उस पर जो निर्भर करता है, मतलब जो रिजल्ट वाला काम है उसको पीछे रखना है, तो V4 की सहायता से। दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां देख रहे हैं स्ट्रक्चर कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2 और ऑब्जेक्ट। यहां देख रहे हैं V2 जो आया किस में आ गया जी, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि ज्यादातर क्वेश्चन जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस का होता है वो V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है। बाकी आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन जो रूल है वो रूल अप्लाई करना होगा। बीच में क्या देख रहे हैं जी, यहां पर क्या है, यहां पर है कॉमा। इस कॉमा को लगाना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो कॉमा ना छूटे इसलिए मैं इसको एक सर्कल में बंद कर दिया। उसके बाद डालना है क्या, V4 और लास्ट में डालना है क्या, ऑब्जेक्ट। तो चलिए मैं आपको शो कर दूं। यहां पर जो आप देख रहे हैं ऊपर में मैं कर रहा हूं अंडरलाइन, हालांकि अंडरलाइन नीचे होता है कि मैं यहाँ पर ऊपर शो कर रहा हूं क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस कम है। ये आपका हो गया पहला काम, और V4 से लेके ऑब्जेक्ट तक ये जो हो गया दूसरा काम। अभी मैंने क्या लिखा है रूल में कि जो काम दूसरा होगा अर्थात जो किसी के ऊपर निर्भर करेगा उसको रखना है V4 में। इसी कारण दूसरे काम को मैंने V4 से स्टार्ट किया। कैसे, जरा एग्जाम्पल देखें। यहां एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट में कह रहा है कि द पुलिस, आप पढ़ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, द पुलिस फायर्ड, FIRED, फायर्ड। चलिए यहां पर फायर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग फॉर योर ग्रेट नॉलेज। तो आपके नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए आपको यहां पर एक मीनिंग आया फायर्ड, जिसे मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए एग्जाम्पल की चर्चा के थोड़ा सा रुकते हैं। यहां चलते हैं पहले ऊपर एक बॉक्स की ओर, जिसे मैं रेड कलर में यहां पर लाइनिंग से खींच रहा हूं, ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे, ठीक है। अगर हम लिखते हैं इस तरह से फायर, FIRE, फायर का दो अलग अलग अर्थ होता है। एक होता है नाउन के रूप में, एक होता है मेन वर्ब के रूप में, जिसे एन मतलब नाउन और भी मतलब वर्ब। अगर फायर का यूज करते हैं नाउन के रूप में तो इसका हिंदी क्या होगा जी, इसका हिंदी होगा आग। नहीं तो फायर, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, तो अग्निशामक, वही आग हो गया नाउन के रूप में। और अगर यूज करते हैं हम वर्ब के रूप में तो वर्ब मतलब इसका होता है गोली चलाना या गोली मारना। जो आपने सुनते हैं डिफेंस वाले को, फायर मतलब यहां पर आग जलाना नहीं हुआ बल्कि वर्ब के रूप में हुआ क्या, गोली चलाना, गोली छोड़ना। तो ये समझ लिए। तो इस नॉलेज को आप याद रखेंगे, जिससे मैंने यहां पर एक छोटे से बॉक्स में समझा दिया है कि फायर का दो अर्थ, नाउन के रूप में आग और वर्ब के रूप में गोली चलाना या गोली मारना। तो यहां क्या हो गया, चलिए आते हैं एग्जाम्पल की ओर। द पुलिस फायर्ड यानी पुलिस ने गोली चलाई, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पुलिस ने गोली चलाई। फिर क्या है, कॉमा। चलिए आपको स्ट्रक्चर समझना है तो स्ट्रक्चर से फॉलो करें। पहले क्या करा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया जी, द पुलिस, ध्यान से देखेंगे अपना स्क्रीन पे। फिर करा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फायर्ड, V2 ग्रुप में है। फिर करा है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट अगर होता तो यहां पर हम लगाते, नहीं तो क्वेश्चन का छोड़ देंगे। प्लस कॉमा, यहां क्या आ गया आपका कॉमा। अब आइए दूसरा पार्ट में जो रिजल्ट का पार्ट है, तो यहां क्या कर रहा है, V4, तो क्या कर दिया, उंडिंग। देखिए एक मीनिंग होता है WOUND, उंड मतलब होता है जख्मी होना या घायल होना, तो उंड का V4 क्या बन गया, उंडिंग, WOUNDING, उंडिंग इज द V4 फॉर्म, उंडिंग। अब कर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी, वन ऑफ द रॉबर्स, यानी डाकुओं में से कोई एक जख्मी हुआ। अब समझिए पूरा मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार इंग्लिश में, अब फिर सब इसको करता हूं हिंदी। एग्जाम्पल करा, द पुलिस फायर्ड कॉमा वुंडिंग वन ऑफ द रॉबर्स। हिंदी करे, हिंदी हो जाएगा कि पुलिस ने गोली चलाई और रॉबर मतलब डाकू, डकैत, करा डाकुओं में से
एक घायल हुआ। अब जरा समझिए ध्यान से, इसका अर्थ क्या हुआ? पहले डाकू घायल हो गया तब पुलिस गोली चलाया, या पहले पुलिस गोली चलाई तब जाकर डाकू घायल हुआ? तो आपके मुंह से यही जवाब निकलेगा कि पहले पुलिस गोली चलाई, पहला काम, और गोली चलाने का परिणाम यानी गोली चलाने का रिजल्ट क्या निकला कि डाकू में से कोई एक जख्मी हो गया। तो यहां देख रहे हैं कि मेरा मेन वर्क क्या है? मेन वर्क है गोली का चलना, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि गोली किसी डाकू को लगी तो गोली क्या हो गया, डाकू क्या हो गया, घायल हुआ। तो गोली का चलना पहला काम, और उसका असर क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि गोली चलने के बाद कोई एक डाकू जख्मी हुआ। तो जख्मी होना क्या है जी? दूसरा काम। तो जख्मी होना किस पर डिपेंड करता है? गोली चलने पे। तो क्या निकला निष्कर्ष? निष्कर्ष यही निकला कि दूसरा काम डिपेंड करता है पहले काम पे। इसी कारण दूसरे काम को हम डालें V4 की सहायता से, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो पहला काम था वो डाले हम टेंस के अकॉर्डिंग V2। क्लियर? आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और बेहतर समझ में आ जाएगा। यहां देखें, एग्जाम्पल 2 में कह रहा है पहले सब्जेक्ट द ओल्ड मैन, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। अब कह रहा फेल, फेल मतलब होता है गिरना, होता है FALL फॉल। अभी आपको पढ़ाया गया था पिछले चैप्टर में, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो फॉलिंग क्या है जी? V4 है। तो V1 क्या होता है? फॉल, FALL, और यहां क्या लिखा मैंने? FELL। तो फेल क्या हो गया आपका? V2, यानी चला गया पास्ट के इंडेफिनिट में। तो क्या हो गया कि देखिए मिलाइए स्ट्रक्चर, पहले कर यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? द ओल्ड मैन। अब कर रहा है V2, क्या हो गया जी? फेल। अब कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो फ्रॉम द लैडर, यानी सीढ़ी से, फ्रॉम द लैडर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। चलिए अब एक चीज यहाँ पर सीखने के लिए फिर आ गया। चलिए आपको मैं एक चीज और सिखाता हूं जो कि आपको कंपटीशन में काफी काम देगा। यहां देखें, एक आपका दिया गया है लैडर, LADDER, और एक होता है आपका स्टेयर, STAIR। इन दोनों का अर्थ होता है सीढ़ी, ठीक है? लैडर मतलब भी सीढ़ी, स्टेयर मतलब भी सीढ़ी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चीज है। तो यहां पर एक टॉपिक आ गया लैडर, तो चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं आपके बेहतर नॉलेज के लिए। तो लैडर का हिंदी भी आप क्या बोलेंगे? लैडर का हिंदी होता है सीढ़ी, और यहाँ स्टेयर का हिंदी क्या बोलेंगे जी? तो इसका ही बोलेंगे सीढ़ी। अंतर क्या आ गया? अगर घर में किसी बांस का, लोहे का, या किसी भी मेटल का सीढ़ी जो बनाया जाता है वो कहलाता है लैडर। जैसे आप देखते होंगे दुकानदार के पास कि एल्युमिनियम का या स्टील का या लोहे का सीढ़ी रहता है जिसमें से वो चढ़ करके सामान निकालता है। पुराने घरों में, गांव देहात में भी देखते होंगे कि छत पर चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी बनाई जाती है, दिस इज नोन एज लैडर। बट अभी हमारे घरों में जो सीमेंटेड होता है, ढलैया क्या हुआ, अब उस पर आप प्लास्टर कीजिए चाहे मार्बल लगाइए, वो अलग मैटर है, लेकिन जो ढलैया क्या हुआ रहता है सीमेंटेड, उसे क्या बोलते हैं? स्टेयर। दिस इज द बेसिक डिफरेंट ऑफ स्टेयर एंड लैडर। तो यहां ध्यान देंगे क्या, जो बांस होता है ना, बैम्बू, बांस बोलिए या किसी मेटल का ये बना हुआ क्या कहलाता है? आपका होता है लैडर। लेकिन जो सीमेंटेड होता है, ठीक ना, जो घर में करते हैं ढलाई, जो सीमेंटेड होता है ये क्या आपका होता है? वो होता है स्टेयर। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको इस बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे आप चाहें तो बाद में जरूरत पड़ने पे निकाल करके इसको देख सकते हैं। चलिए, ये तो आपका कंपटीशन की चीज था। तो इस तरह का हर एग्जाम में आने वाला जो टॉपिक है छोटा छोटा, वो जैसे ही यहाँ पर आएगा आपको 11th के अनुसार या 12th के अनुसार, तो मैं आपको छोटा छोटा पॉइंट आपको डील करते चलूंगा। लेकिन आप ध्यान देंगे कि एक चीज कि आप इन सभी पॉइंट्स को ऐसे नहीं याद कर सकते हैं। आप करें क्या कि जब भी आप क्लास करने के लिए बैठते हैं, तो ठीक है, मान लें अभी आप अगर चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोई बच्चे किताब कॉपी या कलम पेंसिल लेके नहीं बैठते होंगे। लेकिन आई होप आज मैं आपको हिंट देता हूं, हाँ, जो बच्चे पहले से कलम कॉपी लेके बैठ रहे हैं वो अच्छी बात है, उनका आदत अच्छा है। लेकिन आज मैं बता दूं कि आप क्लास स्टार्ट करने से 5 मिनट पहले जब आप क्लास में एडमिशन लेते हैं, एंट्री करते हैं, आप अपना अटेंडेंस बनाते हैं, जैसा मैंने कल आपके वीडियो में आपको बोला कि हर बच्चे क्लास में 5 मिनट पहले ज्वाइन कर ले, यानी 4:55 में ही आप अपना अटेंडेंस बना दें। और ठीक उसी समय आप अपना एक पेन, एक कलम या डायरी या पेंसिल जो आपके घर में अवेलेबल है, उसे आप साथ में लेकर बैठें।
ताकि जो इंपॉर्टेंट बातें हों, जो कंपटीशन का थीम्स हो या कुछ VVI चीज हो, आप उसे वहीं पर नोट कर ले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आई होप आज से सभी बच्चे यही काम करेंगे, सभी स्टूडेंट्स यही रूल फॉलो करेंगे कि वीडियो या क्लास शुरू होने के ठीक 5 मिनट पहले आप अपना पेन, कॉपी, डायरी जो अवेलेबल हो घर पे उसे आप साथ में लेकर बैठें, ताकि VVI टर्म्स को आप कॉपी पे, डायरी पर नोट कर सकें। ओके, चलिए अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। यहाँ कह रहा है द ओल्ड मैन फेल फ्रॉम लेडर, बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा आदमी सीढ़ी से गिर गया या सीढ़ी से गिरा। दिस इज द फर्स्ट वर्क। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे काम की ओर। कॉमा के बाद करा ब्रेकिंग। अब जानते हैं ब्रेक मतलब तोड़ना, BREAK। तो ब्रेक का V4 क्या हो गया जी, ब्रेकिंग। क्या हो गया, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। करा ब्रेकिंग हिज राइट लेग, और उसका दायां पैर टूट गया। अब जरा गौर कीजिए, पहले बूढ़े व्यक्ति का दायां पैर टूट गया तब सीढ़ी पर चढ़ा, या पहले सीढ़ी पर चढ़ा गिरने के बाद दायां पैर टूट गया। तो यहां से आपका निकला निष्कर्ष ये निकलेगा कि पहले बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ी से गिरा तो गिरने का रिजल्ट क्या हुआ कि उसका दायां पैर टूट गया। तो आप हर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो काम पहले हो रहा है वो आगे रखा गया है V2 की सहायता से, और पहले काम का जो रिजल्ट निकला, जो परिणाम निकला, वो कहाँ लिख रहे हैं, पीछे लिख रहे हैं। तो V4 की सहायता से वही पैटर्न यहां पर हो गया कि बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ी से गिरा और उसका दायां पैर टूट गया। तो दायां पैर टूट गया ये किस पर डिपेंड करता है, सीढ़ी से गिरने पर। तो यहां से आपको कंफर्म हो गया कि दूसरे काम के लिए जो परिणाम का काम है उसके लिए V4, अब बाकी को या तो टेंस के अनुसार चाहे मुख्य रूप से V2 के अनुसार। तो यहां भी आप क्या देखें कि आपको सीखने के लिए कुछ मिल गया। लेकिन एक चीज और देखिए कि आपको एक छोटा सा टॉपिक और है जो इसे इस बॉक्स में बंद कर रहा हूं। ये भी आपको कंपटीशन का चीज है जो मैं आपको यहां सिखा देता हूं। यहां देखिए आपका आ गया ब्रेक। तो ब्रेक का 2 अलग अलग अर्थ होता है जो मुख्य रूप से आपको कंपटीशन में एक होता है पढ़ेगा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या है ये तो खैर आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, उतना समय तो है नहीं। लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूं कि क्लोज टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्जाम इन द इंग्लिश। यहां ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो देखिए अगर हम लिखते हैं BREAK, ये भी ब्रेक हो गया, और दूसरा लिखे मीनिंग BRAKE, ये भी हो गया ब्रेक। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो पढ़ने में सेम है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग क्या है जी, थोड़ा अंतर है। ऊपर वाले स्पेलिंग में क्या लिखा गया, BREAK, जिसका अर्थ होता है तोड़ना। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं तोड़ना। और नीचे क्या जी, BRAKE, ब्रेक। इसका मतलब होता है गति कम करना। आप कहते हैं ना गाड़ी में ब्रेक लगाना, साइकिल में ब्रेक लगाना, मारुति में ब्रेक मारना, तो यहां पर होता है स्पीड को कम करना, जिसको बोलते हैं स्पंदन। इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है, स्पंदन, जो कि आपको जानकारी नहीं होगा। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी गतिमान वस्तु को धीरे करने के लिए जो ब्रेक लगाया जाता है उसे बोलते हैं BRAKE। तो ये क्या हो गया, इसका सही हो गया हिंदी स्पंदन। बोथ आर भर्व, BREAK भी भर्व, अब BRAKE भी भर्व। देखिए क्या है, ये आपका क्लोज टेस्ट है जो कि आपको कंपटीशन में बाद में पढ़ाया जाएगा। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पर ये था आपका रूल नंबर 5। रूल 5 के नियम को हिंदी करके मैंने समझा दिया, स्ट्रक्चर को समझा दिया, और साथ में 2 अलग अलग एग्जाम्पल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको भी समझा दिया। तो इस तरह का आप नया एग्जाम्पल आप घर पे खुद तैयार करें, अपने डायरी पे, अपने कॉपी पे लिखें एग्जाम्पल, अपने मन से 4, 5, 10 एग्जाम्पल लिखें, और जिनको लगता है कि गलत है या सही है तो हमें कमेंट करके पूछे कि सर मैंने कुछ होमवर्क बनाया, उस होमवर्क में कौन सा पॉइंट गलत है और क्या सही है। तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि कहां पर सही है कहां पर गलत है। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। तो यहां पर बताए गए 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल से कुछ नहीं होगा, आपको और घर पर प्रैक्टिस करना होगा। आप अपने मन से कोई नया एग्जाम्पल लें, अपने मन से नया एग्जाम्पल को उसको ट्रांसलेट करें, कंबाइन करें, तो आपका नॉलेज और ज़्यादा डीपली और ज़्यादा परमानेंटली होगा। तो आप कुछ बच्चों ये बोलेंगे सर आप ही होमवर्क दे दीजिए। अरे भाई होमवर्क देने का मैं दे सकता हूं, लेकिन आप बनाते कितना हो, सवाल यहां पर ये है। ये ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं कि मैं प्रत्येक का कॉपी लेकर चेक कर दूं, यह ऑनलाइन क्लासेस है। आप कौन से बच्चे क्या पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता चलता है। इसी कारण मैं बोलता हूं कि आप जब भी क्लास अटेंड करते हैं तो कम से कम अपना अटेंडेंस
हाय सर मैं ये बोल रहा हूँ, हाय सर मैं अमन हूँ, नाम लिखकर मुझे कमेंट करें ताकि मुझे ये पता चल सके कि कौन कौन से स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर लिए हैं या कौन कौन से स्टूडेंट आराम से पबजी खेल रहे हैं। लेकिन ये सब बातें आपको भी कुछ करना होगा, तभी मैं आपके साथ आगे बढ़ सकता हूँ। मैं पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, होमवर्क के लिए, सब चीज़ के लिए रेडी हूँ, बशर्ते आप प्रिपेयर रहें किसी काम को करने के लिए तब। तो चलिए पहले आप यही करें कि आपका जो रूल पढ़ाया गया 4, 5, आप घर पे कम से कम 10-10 स्ट्रक्चर, 10-10 एग्जाम्पल अपने मन से लिखें, उसे ट्रांसलेट करें, कंबाइन करें, तब जाके आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसके बावजूद नहीं होगा तो मैं दोबारा समझाऊंगा, फिर से क्लास किया जाएगा इसके लिए, लेकिन आप कम से कम प्रैक्टिस तो करें। ओके, चलिए ये था आपका रूल नंबर 5 का लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड से कैसे समझना है इस रूल को, उस रूल को समझने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं जो बिल्कुल आसान तरीके से इस बॉक्स में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहां पर मैं हेडिंग देता हूं 2 वर्क्स। ठीक है, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट को समझना है यहां पर शॉर्ट मेथड में, वो मैं लिख रहा हूं, उसे ध्यान से आप देखेंगे कि क्या है 2 वर्क्स। चलिए पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं रुक रहा हूं, चुप हो रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं उस पर आप ध्यान देंगे। चलिए ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, अब मैं जो लिख दिया उसे आप देखते रहें और जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनते रहें, तब जाके आपका रूल नंबर 5 का जो शॉर्ट ट्रिक है, जो नोट्स है, वो बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहां आपका बॉक्स में देख रहे हैं कि सबसे टॉप में क्या लिखा गया, 2 वर्क्स, यानी 2 काम। ये 2 काम को क्या बोल देंगे, एक हुआ फर्स्ट वर्क, एक हो गया सेकंड वर्क। ओके, फर्स्ट वर्क को क्या बोलते हैं जी, मेन वर्क यानी मुख्य क्रिया, मुख्य काम, और सेकंड वर्क क्या है जी, रिजल्ट वर्क यानी परिणाम वाला काम। तो जो मेन वर्क रहेगा उसे आप रखेंगे मुख्य रूप से V2 में, और नहीं तो टेंस के अनुसार किसी भी पैटर्न में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ओके, लेकिन जो रिजल्ट वाला वाक्य रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, V4 में। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ रूल नंबर 5। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस लॉन्ग मेथड को आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन मैं पहले लॉन्ग मेथड इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आप पूरा लॉन्ग मेथड से मतलब क्या, डिटेल्स में समझ लें, और डिटेल्स में समझने के बाद आप शॉर्ट तरीके को अप्लाई करें तो बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। तो यह था आपका शॉर्ट ट्रिक ऑफ रूल नंबर 5। तो आई थिंक यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि रूल नंबर 5 को कैसे कंबाइन करना है या कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। क्लियर। अब चलते हैं आज के इस क्लास के एक लास्ट टॉपिक रूल नंबर 6 की ओर, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, रूल नंबर 6। तो यहां बढ़ते हैं अगले पेज की ओर और यहां देखते हैं रूल नंबर 6। यहां देखें रूल 6, जो कि इस टॉपिक का एक लास्ट रूल है जिसे आप बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4, जिसका मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं पिछले 2 क्लासों से, कल भी किया था और आज भी कर रहा हूं, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4 इज यूज्ड जस्ट आफ्टर व्हेन और व्हाइल। 2 खास इंपॉर्टेंट मीनिंग, एक व्हेन और दूसरा व्हाइल। तो व्हाइल मतलब होता है ज्यों ही, और व्हेन मतलब क्या होता है, कब। तो ध्यान देंगे, अगर व्हेन का प्रयोग सबसे आगे किया जाए, सबसे फर्स्ट में, तो इसका हिंदी क्या होता है, कब, जो कि एक इंट्रोगेशन के रूप में आता है। लेकिन इसी व्हेन का प्रयोग अगर सेंटेंस के बीच में हो तो वो इंट्रोगेशन नहीं होता है, बल्कि वो रिलेशन के रूप में आता है, वो संबंध को जोड़ता है। तब जाकर के इस कंडीशन में इसका हिंदी होता है तब। ओके, ऐसे तो होता है देन मतलब तब, लेकिन यहां पर व्हेन मतलब भी तब हो सकता है। और दूसरा हो गया व्हाइल, व्हाइल जिसका हिंदी होता है ज्यों ही या जैसे ही। ठीक है, ज्यों ही या जैसे ही।
तो इसका 2 हिंदी किसका, वाइल का, जो कि मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था, टाइम एंड टेंस में पढ़ाया था, ज्यों ही या जैसे ही, 2 मीनिंग। तो क्या आ गया रूल कि अगर किसी वाक्य में 2 मीनिंग, एक भेन और भाइल, ठीक है ना, भेन और भाइल का प्रयोग बीच में हो तो ऐसे कंडीशन में V4 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसके बाद, भेन और भाइल के ठीक बाद। ये हो गया आपका रूल नंबर 6। बाकी भेन और भाइल के पहले आपको मुख्य रूप से V2 लगेगा, लेकिन हम चाहें तो टेंस को चेंज करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के किसी पार्ट में रख सकते हैं, लेकिन भेन और भाइल के ठीक बाद हमेशा V4 अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना पड़ता है। दिस इज द रूल नंबर 6। तो सिंपल तरीके से क्या बोलेंगे कि भेन भाइल के बाद हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है, आसान तरीके से। कैसे, जरा देखें इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर करा है कि पहले सब्जेक्ट, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो दिया गया है फिलहाल स्ट्रक्चर आपका, ये क्या है जी, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप रखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, जैसा टेंस वैसा यहाँ पर पैटर्न, चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से कोई एक। फिर देखें यहाँ पर 2 मीनिंग, जिसे मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, यही 2 मीनिंग इस चैप्टर का रूल नंबर 6 का रूल है कि भेन हो या भाइल हो, उसके ठीक बाद, देखिए तो भेन के बाद भी क्या लगता है, V4, और भाइल के बाद भी क्या लगता है, V4। तो मेनली हमको इस पर फोकस करना है, जिसे मैंने एरो से यहाँ पर शो कर दिया कि भेन भाइल का क्या लगता है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड अगर आवश्यकता है तो। जैसे एग्जाम्पल देखें, ये भी एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है, इस स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको काफ़ी यूजफुल होता है स्पोकन इंग्लिश में। स्पोकन इंग्लिश में मुख्य रूप से जो प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया गया, कल का क्लास रूल नंबर 1, 2, 3 और आज का क्लास 4, 5, 6, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुल 6 नियम है। ये 6 नियम आपको मुख्य रूप से स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हेल्प होता है। तो स्पोकन इंग्लिश को अगर आपको और बेहतर करना है तो ये 6 रूल्स को आप बेहतर तरीके से सीखें, इसे समझें, ताकि आपका स्पोकन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और ज़्यादा फ्लुएंटली हो सके कि धारा प्रवाह बिना रुके बेझिझक आप किसी स्ट्रक्चर का प्रयोग बोलने में कर सकते हैं। तो ये 6 रूल जो हुआ क्लास लेक्चर नंबर 6 का, लेक्चर नंबर 7 का, टोटल 6 रूल, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस रूल को आप फिर से रिवीजन घर पर कर लेंगे। लेकिन यहाँ समझे एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या रहा है कि देखिए मिलाइए स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट क्या हो गया जी, आदित्य, फिर करा V2 शाह, ऑब्जेक्ट ए टाइगर, क्लियर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हुआ टेंस के अकॉर्डिंग। अब करा भेन या वाइल, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, वाइल यानी ज्यों ही या जैसे ही। फिर क्या रह गया V4, तो वॉकिंग, बाल्क प्लस ING वॉकिंग। लास्ट में करा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, इन द जू। अदर बर्ड नहीं है तो छोड़ दिए, तो क्या बन गया कि आदित्य शाह ए टाइगर वाइल वॉकिंग द इन द जू, यानी जब आदित्य, ठीक है, जब आदित्य चिड़ियाघर में टहल रहा था तो उसने एक बाघ को देखा, ऐसे करें हिंदी। या ऐसे भी कर सकते हैं कि आदित्य ने एक बाघ को देखा जब वह चिड़ियाखाना में या जू में टहल रहा था। तो हिंदी आप आगे से पीछे करें या पीछे से आगे करें, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान यही देना है कि भेन और भाइल के ठीक बाद क्या लगना है जी, तो लगना है आपको V4। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। यहाँ करा B, ध्यान देंगे बी मतलब होना या बनना, जिसे मैंने आपको मॉडल घर चैप्टर में पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर WE नहीं लिखना है, क्या लिखना, बी मतलब होना या बनना। करा बी केयरफुल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो कोई जरूरी नहीं कि इसको हम टेंस में रखें। यहाँ पर जो दिया गया बी केयरफुल, ये आपको इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसे मैंने आपको वॉइस में अच्छे तरीके से पढ़ाया था, क्लियर। तो क्या आ गया, बी केयरफुल यानी सावधान रहो, चौकन्ना रहो या सावधान बनो। भेन क्रॉसिंग द रोड, तो देखिए तो यहाँ पर वाइल के बाद आ गया वॉकिंग, जो किस रूप में V4। यहाँ देख रहे हैं कि भेन के बाद आ गया क्रॉसिंग, ये भी क्या है जी आपका V4। तो दिए गए एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में आप ये सीख लिए कि भेन भाइल के बाद हमेशा क्या लगता है, V4। तो क्या बन गया कि बी केयरफुल भेन क्रॉसिंग द रोड, कर है सावधान रहें, चौकन्ना रहें या सचेत रहें जब रोड पार कर रहे हों तब। तो दिए गए दोनों एग्जाम्पल से आपको यह तो एहसास हो गया कि भेन भाइल की सहायता से हम किसी V4 को लगा सकते हैं। दिस इज द लॉन्ग मेथड ऑफ योर रूल नंबर 6। अब इसका शॉर्ट मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ देखें इस बॉक्स में
कि कैसे इस रूल को यानी रूल 6 को एक शॉर्ट मेथड से आप सीख सकते हैं। तो देखें एक सिंपल तरीका, यहां पर आप लिखे बीच में भेन, और नहीं तो यहां पर लिख सकते हैं आप वाइल। तो क्या हो गया, भेन या वाइल, जिसे मैं एक इन्वर्टेड कॉमा एक बंद करता हूं ब्रैकेट में। इसके ठीक बाद यानी भेन वाइल के ठीक बाद किसको अप्लाई करेंगे, V4 को, और इसके ठीक पहले मुख्य रूप से आपको अप्लाई करना है V2, और नहीं तो चाहें तो V2 के अलावे आप टेंस के किसी स्ट्रक्चर को लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका क्या रहता है, V2 रहता है। बस बन गया आपका शॉर्ट रूल। तो शॉर्ट मेथड क्या हो गया जी कि भेन वाइल के ठीक पहले V2 और भेन वाइल के ठीक बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात V4। दिस इज द रूल नंबर 6। तो बच्चों इस तरह से आपने आज के इस क्लास में रूल नंबर 4, 5 और 6 को बिल्कुल हिंदी कर करके, उसके स्ट्रक्चर को समझ करके और एग्जाम्पल को समझ करके, साथ ही साथ तीनों रूल्स का अलग अलग शॉर्ट ट्रिक भी आपने सीख लिया। इस तरह से जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का पहला टॉपिक प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो पूरा तरह से आपका हो गया फिनिश। लेकिन हम जाइएगा नहीं, एक मैं आपको नोटिस देने वाला हूं, वो नोटिस सुनकर कहीं आप जाइएगा, क्योंकि अब तुरंत बच्चे क्या होते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि खत्म हुआ, आप सब क्या करते हैं कि एग्जिट होना शुरू करते हैं। लेकिन लास्ट तक देखें कि आपको कौन सा इंफॉर्मेशन कौन से क्लास में दिया जाता है। जब आप इतना देर तक क्लास कर सकते हैं तो 5 मिनट के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो पार्टिसिपल में आपको 3 टॉपिक बताया गया था, तो पहला क्या था जी, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में कुल मिला के 6 रूल होते हैं, तो 6 रूल आपको आज हो गया कंप्लीट। इट मीन्स कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक टॉपिक प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका हो गया पूरा खत्म, पूरा फिनिश। अब रूल नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको कैसे कंप्लीट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, बाद में पूछने के लिए, हेल्प करने के लिए मैं हूं। आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे या मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर कौन सा रूल कैसे बनता है, क्या होता है, अगर दिक्कत हो तब। ठीक है, तो कल के क्लास में क्या होने वाला है ये जरा सुन लें, उसके बाद मैं आपको छोटा सा नोटिस दूंगा, उस नोटिस को आप गौर करेंगे, क्योंकि ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो कल के क्लास में पढ़ाया जाएगा आपका एक नया टॉपिक जो कि पास्ट पार्टिसिपल होगा। जिस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े उसी तरह पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें और नए नए तरीके का, नए नए टेक्निक, नए नए स्ट्रक्चर आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से आप हर वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिले। लेकिन अब बात रहा नोटिस का, तो चलिए काफ़ी दिनों से अबाउट रक्षाबंधन से पहले मैंने आपको बोला था वॉइस चैप्टर के टेस्ट के लिए, बीच में कुछ काम आ गया जिसके कारण मैं टेस्ट नहीं ले सका, थोड़ा टेस्ट में डिले हो गया। चलिए जो होता है समय से होता है, समय पर ही होता है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अब वो घड़ी आ गई कि आपके वॉइस के टेस्ट को जल्द से जल्द ले लिया जाए। तो आई थिंक आप सही बच्चों को प्रिपरेशन पहले से हो चुका होगा, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि वॉइस के टेस्ट से पहले आपको डेट को कमेंस कर दिया जाएगा, मतलब डेट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपका कब एग्जाम फाइनली होगा। उसी डेट को मैं आज के क्लास में आपको बताने वाला हूं कि आज आपका हो गया मंगलवार 18 अगस्त। ओके, आपको बृहस्पतिवार कितना 20 तारीख को यानी 20 अगस्त को आपको ठीक शाम 5 बजे वॉइस का टेस्ट होगा। तो आई होप अभी आपके पास आज मंगलवार और बुधवार 2 दिन का समय और है, ताकि हर स्टूडेंट आप ये 2 दिनों में वॉइस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि वॉइस के टेस्ट देने में आपको मजा आया और हर स्टूडेंट वॉइस के टेस्ट को एक अच्छे स्कोर से, एक अच्छे मार्क के साथ आप पास कर सके। कैसे आपको प्रिपरेशन करना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि बीच में भी आपको वॉइस का तैयारी करने का समय मिल चुका है, लेकिन जो बच्चे के पास नोटिस नहीं पहुंचा था वो सही बच्चे सुन लें, या आप सभी बच्चे अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें कि बृहस्पतिवार 20 अगस्त को शाम 5 बजे आपका वॉइस का टेस्ट होगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि आप सही बच्चों को जब वॉइस का टेस्ट देना है वो लाइव क्लास में ही देना है। ऐसा नहीं कि आप बाद में बनाएं और बाद में मुझे बोले सर मैंने आंसर बना लिया, ये नहीं होना चाहिए। मैं आज ही बोलता हूं कि 20 तारीख को जब आप टेस्ट देंगे वॉइस का, तो हर बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहेंगे और ऑनलाइन लाइव टेस्ट देंगे। ऐसा नहीं कि बाद में आप टेस्ट देंगे वीडियो देख करके, ये प्रोसेस नहीं।
आपको बाद में रिपीट करना है उस क्वेश्चन को तो आप बाद में घर पे बनाइए, लेकिन आपको जो टेस्ट देना होगा, जो टेस्ट का प्रोसेस रहेगा वो लाइव क्लास ऑनलाइन में ही रहेगा। ठीक है, तो ये खास पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और आज से आपके पास 2 दिन का समय है, तो वॉइस के प्रिपरेशन में लग जाएं और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दें कि बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे वॉइस का टेस्ट होने वाला है। चलिए बच्चों, ये था आज का आपका क्लास, जिसमें आपको तरह तरह की बातों के साथ बचा दिया गया, सब चीज कर दिया गया। आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आज का वीडियो, आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो जरा इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। चलिए, जब तक के लिए आप मेरे वीडियो साथ बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू। दैट्स ऑल।